द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट, इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 53 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहां पर जाकर सारी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो रोज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जिनका गणित बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो गणित में कमज़ोर हैं, तो उनके एक निश्चित उद्देश्य के साथ हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। ये उद्देश्य जो है हम लोग प्रत्येक वीडियो के स्टार्टिंग में बताते हैं, यहाँ पर इसका हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम लोग उत्तर प्रदेश में आगामी सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो सारे प्रश्न है भैया, ये आपको चक्षु पब्लिकेशन की जो सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट आता है वहां से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो एक प्रैक्टिस सेट में आपके 20 प्रश्न होते हैं सुपर टेट में, वहां से 10-10 प्रश्नों का ये आपको एक वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये जो सारे प्रैक्टिस सेट हैं ये आपको टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप पे दिए गए हैं। तो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप अगर प्रैक्टिस सेट के लिए ज्वाइन करना है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ दिया होगा। इसका क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। अगर हमें त्रिज्या का अनुपात पता हो तो क्षेत्रफल का अनुपात हम निकाल सकते हैं। हमारी अगर बाह्य त्रिज्या, बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है उसे कैपिटल आर, और आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या हो, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हो उसे स्मॉल आर मान लें, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो √2+1 होती है। और इसका अगर वर्ग कर दें तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल आएगा, और वर्ग करने पे हमारा कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो तीसरा उद्देश्य होता है कि कुछ प्रश्नों को मौखिक सॉल्व करना, यही तीसरा उद्देश्य यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ये प्रश्न आपको मौखिक सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 2:1। अब ये कैसे होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आंसर तो आ चुका है लेकिन इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं भैया कैसे होता है। भविष्य में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप उसको मौखिक ही सॉल्व कर सकें। मान लेते हैं ये हम लोग वर्ग बना लेते हैं। ये वर्ग जैसा तो नहीं बना लेकिन मान लीजिए वर्ग है। ये बाहर है तो बाहर वाला जो वृत्त होता है वो इन तीनों कोनों को टच करता है। तो ये बनाना, इसको फिर से बनाते हैं। थोड़ा चित्रकारी में हाथ तंग है, ज़्यादा अच्छा चित्र बन नहीं पाता है, क्या किया जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग सब इतना समझ जाएंगे। देखो भैया ये हमारा वर्ग है, छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो बाह्य वृत्त बनेगा वो ये तीनों जो कोने हैं तीनों कोनों को टच करता हुआ बनेगा। जो अंदर वाला वृत्त बनेगा, अंदर वाला जो वृत्त होगा वो क्या होगा, इन चार कोने, चारों कोनों को टच करता हुआ बाहर बनेगा। अंदर वाला जो बनेगा वो चारों भुजाओं को टच करता हुआ बनेगा। तो जो बाहर वाले की त्रिज्या होगी ये होगी, इसको हम लोग कैपिटल आर कहते हैं। जो अंदर वाला होगा उसकी त्रिज्या ये होगी, इसको हम लोग स्मॉल आर कहते हैं। तो आर और जो आपका कैपिटल आर होता है और जो आपका स्मॉल आर होता है, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है एक वर्ग के लिए, उसका जो फार्मूला होता है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो जो विकर्ण होता है उसका आप आधा कर दीजिए, और अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो जो आपकी भुजा होती है उसका आप आधा कर दीजिए। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अगर हम लोग वृत्त में ये 2 से 2 कट जाएगा, भुजा को ए मान लें तो विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, √2a हो जाता है। यहाँ a से कैंसिल हो जाएगा तो आपकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, √2, और अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है 1। ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतः वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ मत करिए, क्षेत्रफल क्योंकि हमें अनुपात में चाहिए तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका सिर्फ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो √2 का वर्ग होता है 2 और 1 का वर्ग होता है 1। ये आपके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो πr² का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप ऐसे जान के याद कर लीजिए कि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो √2 और 1 का अनुपात होता है। अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो त्रिज्या के अनुपात का वर्ग कर दीजिए। तो √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो ये प्रश्न आपको मौखिक ही करना है, ये आप याद कर लीजिए कि एक वर्ग में बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है √2+1 का होता है, और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है 2:1 होता है। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके 1/4 भाग में 10 की कमी करने पे बराबर हो जाए? तो आसान प्रश्न है भैया, इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको वह संख्या निकालनी है। तो उस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। x का कितना? 1/5 भाग के, यानी x का 5वें भाग में 4 की अगर वृद्धि कर दो, ऐसा करने से ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? उसके 1/4 में भाग, यानी उसके मतलब किसके? संख्या के। तो संख्या माने हमने 4x माना है, x के 1/4 में भाग में 10 की कमी करने से ये आपका बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो पद है, संख्या के 1/4 में भाग में चाहे 10 की कमी करो, 10 की कमी मतलब घटाना, और संख्या के 1/5वें भाग में 4 जोड़ दो, तो ये जो होता है एक बराबर होते हैं। हमने बराबर का निशान लगा दिया। छोटी सी कैलकुलेशन आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो x/5 यहाँ है, इधर x/4 को इधर ले आइए। ठीक है, यहाँ पर -10 पहले से ही है, 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4। यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा एलसीएम, 5 चौके 20 यानी कि 4x, -4 पंचे 20 यानी कि यहाँ पर 5x बराबर हो गया। यहाँ पर आपका 14 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा? ये -x बचेगा, 5 से नहीं बचेगा यहाँ पर, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक, हाँ 1 मिनट, क्या बचा भैया? यहाँ पर -x बचा है, नीचे कितना है भैया? 20 है, और यहाँ पर बचा है -14। माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 का 14 में गुणा होगा तो 14 दूनी हो जाएगा 28, और ये 0 पीछे है तो 280 कहाँ पर है? विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, गुणा भाग आप सभी लोग करते रहिए। और हाँ, एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिले इस प्रैक्टिस सेट में उसको नोट करते रहिए। रोज कुछ ना कुछ आप नोट करेंगे तो आपका देखेंगे कि 3 से 4 महीने में बिल्कुल गणित का आपको एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 5 पुरुष 2 स्त्रियां, प्रश्न को पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला हमारा होता है कार्य और समय वाले चैप्टर में कि M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ये फार्मूला होता है, जहाँ W1 W2 कार्य होते हैं, M जितने लोग मिलके काम करते हैं, M फॉर मैन होता है, लेकिन जितने लोग मिलके काम करते हैं उसे हम लोग M मान लेते हैं। D फॉर दिन होते हैं, डेज होते हैं, H फॉर आवर्स होते हैं। तो इसमें दिन तो दिया गया है, दिन तो कहीं भी दिया नहीं है, तो D1 D2 यहाँ पर हमारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पुरुष को, 1 मिनट, पेन का कलर पहले चेंज करते हैं, नहीं तो सब काला ही काला हो जाएगा। पुरुष को हम लोग M मान लेते हैं, स्त्रियों को हम लोग W फॉर वुमेन मान लेते हैं। ठीक है, तथा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तथा का मतलब होता है जोड़ना, तो जहां लिखा हो तथा वहां पर होता है प्लस का निशान। ठीक है, तो कितने लोग काम कर रहे हैं पहली कंडीशन में काम कर रहे हैं 5 पुरुष और 2 स्त्रियां, ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर प्रति घंटा कितना काम कर रहे हैं? 1 घंटा। ठीक है, ये पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में देखिए कितने, 1 पुरुष और 1 स्त्री, यानी कि 1 M और 1 W कितना काम कर रहे हैं? 1 ही घंटा काम करेंगे, यानी कि M की वैल्यू जो है H की वैल्यू है 1, और यहाँ दिन डेज तो दिया नहीं है गया है, तो डेज का कोई मतलब नहीं है। अब कितना काम कर रहे हैं इसको देखिएगा, 4 गुना काम कर सकते हैं, 4 गुना काम कर सकते हैं, यानी कि जो पहली कंडीशन के आदमी हैं वो 4 गुना काम करते हैं दूसरी कंडीशन से। दूसरी वाली कंडीशन अगर हमारा 1 काम करता है तो पहली वाली कंडीशन के जो आदमी हैं वो 4 काम करते हैं, ये हमारे कहने का मतलब है। यानी कि W1 की वैल्यू अगर हम लोग 1 काम मान लें तो W2 की वैल्यू अगर हम लोग 1 काम मान लें तो W1 की वैल्यू 4 कार्य हो जाएगी। ये बात समझ में आया कि दूसरे लोग जितना 1 काम करते हैं उसका 4 गुना पहले वाले ग्रुप वाले लोग करते हैं। तो W1 W2 की वैल्यू हमारी आ गई, W1 4 W2 1।
ठीक है। दिन दिया नहीं था तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिया। समय हमारा 1 घंटा था तो दोनों कंडीशन में 1 घंटा रहेगा। अब इसका गुणा भाग कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। निकालना क्या है, पुरुष और स्त्रियों का अनुपात निकालना है। चलिए गुणा भाग करते हैं। ये 4 गुणा सीधे इधर कर देते हैं, त्रिगुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर है 5m 5m और यहाँ पर है 2w। 4 का त्रिगुणा करते हैं तो 4m हो जाएगा प्लस के 4w। 1 का गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। m को इस तरफ ले आएंगे तो 5m में से 4m घटेगा तो बचेगा m। w को उधर ले जाएंगे तो 4w में से 2w घटेगा तो बचेगा 2w। w को m के नीचे ले आओ तो यहाँ बचा 2, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख देंगे। तो m अनुपाते w बराबर कितना आ गया, 2:1। कहाँ पर है हमारा विकल्प बी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो m बटे w बराबर हो गया 2/1। तो बटे वाली चीज़ों को हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। तो m बटे w को हम m अनुपात w भी लिख सकते हैं। बराबर कितना है, 2:1। आपका विकल्प भी बिल्कुल सही है। तो आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं होगी। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो कि हमसे पहले ही इस प्रश्न का आंसर निकाल चुके होंगे, लेकिन चूंकि हम प्रत्येक प्रश्न को इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनकी गणित बहुत कमजोर है, इसलिए कैलकुलेशन करके हमें हर प्रश्न में दिखाना ही पड़ता है। ठीक है, तो समझते जाइए, सीखते जाइए, हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 हो तो उसका आंतरिक सम्मुख कोण कितना होगा, ये निकालना है। प्रश्न बढ़िया है, देखिए उसको ऐसे सॉल्व करना है। चक्रीय चतुर्भुज बना लेना है। चलो थोड़ा ढंग का नहीं बना, ये बन गया, बढ़िया बना है, गजब बन गया। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब आगे ध्यान से समझो भैया, ध्यान से समझना क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बाह्य कोण है वो कितना भैया, 50। तो बाह्य कोण 50 दिया गया है, यानी कि ये बाहर वाला, ये ए बी सी डी के बाहर वाला कोण दिया गया है 50 अंश। तो हमें उसके आंतरिक सम्मुख कोण, यानी इसके सामने वाला, ये वाला होता है कोण, ये वाला डी वाला कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, कोण डी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो बाह्य कोण होता है वो अपने सामने वाले आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो कोण डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 अंश ही हो जाएगी। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो बाह्य कोण होता है वो अपने ठीक सामने वाले आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। तो अगर बाह्य कोण 50 है तो आंतरिक सम्मुख कोण भी 50 अंश होगा। ये फार्मूला है, इसमें कुछ कर तो सकते नहीं थे, सीधा सीधा आपका आंसर 50 अंश आ गया है। तो आज के हमारे प्रश्न थोड़ा सा आसान है। कल जो प्रैक्टिस सेट लगाया था उसमें बहुत खतरनाक प्रश्न मिले थे, तो पिछला वाला प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलो भैया, अगला प्रश्न आ चुका है, इसको तो बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। समचतुर्भुज का सवाल है। तो समचतुर्भुज जो है सॉल्व करने के बहुतेरे तरीके होते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक वर्ग जो होता है, वर्ग को अगर हम टेढ़ा कर दें तो वो समचतुर्भुज बन जाता है। ये लाइन फालतू बन गई है, चलो कोई मतलब नहीं। ये ए हो गया, ये आपका मान लो बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, जिसकी भुजा ए बी बराबर 4 है, तो ए बी बराबर 4 है तो समचतुर्भुज है। चारों जो आपका सभी भुजाएं हैं वो 4-4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी ये वाला जो ज़्यादा वाला कोण है ये आपका 120 डिग्री है। तो आपको विकर्ण बी डी निकालना है। ये आपका जो बी डी है ये आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत सारे तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के। जो सबसे सिंपल तरीका है उससे आप समझ लीजिए। तो ये भुजाएं, हमारी सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं, ये समझ में आ गया। देखिए अब समचतुर्भुज का कुछ नियम समझ लीजिए कि ये वाला कोण, ये वाला ए वाला कोण और ये पूरा बी वाला कोण, ये दोनों यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी। ये जो कोण होते हैं, ये दोनों कोण जो उनका इनका टोटल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण बी अगर हमारा 120 है तो ए कितना हो जाएगा, ए हमारा 60 अंश हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा 60 अंश हो जाएगा। दूसरा बात समझिए, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि जितना कोण बी होता है उतना कोण डी होता है। तो बी अगर हमारा कितना है, 120 है, तो कोण डी भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ये वाला कोण डी वाला ये आपका 120 हो जाएगा।
दूसरा नियम समझिए, ये जो विकर्ण होता है, ये जो विकर्ण BD लिखा गया है ना, ये विकर्ण ये कोण को आधा करता है। तो विकर्ण जो BD होता है ये कोणों को आधा कर देता है, यानी कि B और D को ये आधा आधा कर देगा। तो आधा आधा कर देगा का मतलब ये होता है कि पूरा अगर 120 है तो इधर वाला कितना होगा, 60 हो जाएगा। ये अगर D 120 है तो सिर्फ इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया कि त्रिभुज A, B और D में हमने निकाल लिया जो तीनों कोण हैं वो 60-60 अंश के हैं। A तो हमारा 60 है, ये तो हमें पता है। B और D विकर्ण जो है कोणों को आधा कर देता है, तो B का आधा और D का आधा यानी इधर वाले जो कोण होंगे वो भी हमारे 60-60 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब आपका ABD एक समचतुर्भुज बन गया, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कितनी होती हैं, बराबर होती हैं। तो AB अगर 4 है तो BD भी अगर हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, और BD हमें विकर्ण निकालना था, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 सेंटीमीटर आ गई। कुछ सॉल्व नहीं करना था, इसी में कुछ समझ लेना था कौन सा आपका समचतुर्भुज बन रहा है, कहाँ पर आपका क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसी को समझ लेना था, आपका आंसर आ जाएगा। ना तो आप इसको cos थीटा का फार्मूला लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो रही है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? कुछ प्रॉपर्टी आपको समचतुर्भुज की यहाँ पर हमने बताई है, अगर आपको नहीं पता था तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों वाला सवाल आ गया, 80 का संपूरक कोण क्या होगा? तो संपूरक कोण का क्या मतलब होता है? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनकी वैल्यू कितनी आती है भैया, 180 अंश आती है, तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो अगर पहला कोण 80 अंश है तो दूसरा कोण कितना होगा, 100 अंश होगा, क्योंकि 100 और 180 को जोड़ेंगे तभी हमारा 180 बनता है। मौखिक प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कोटि पूरक कोण आपसे पूछ रहा है, 50 का कोटि पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनकी वैल्यू 90 अंश हो जाती है, तो वो दोनों कोण हमारे कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर पहला कोण हमारा 50 है तो दूसरा कोण कितना होगा, दूसरा कोण हमारा 40 अंश होगा। 50 और 40 ये दोनों कोटि पूरक कोण होंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। 2 प्रश्न तो बच्चों वाले मिल गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तय करता है, वापस 20, चलो ठीक है, औसत चाल निकालना है। कुछ करना नहीं है भैया, यहाँ पर आपको औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy और नीचे होता है x + y। ये कब होता है, जब हमारी दूरियां बराबर होती है। तो एक निश्चित दूरी पर वो जाता है, फिर हमारा उसी दूरी से वापस आ जाता है। तो जाते समय और आते समय दोनों कंडीशन में दूरियां बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर ये फार्मूला लग सकता है। तो पहली चाल हमारी x है जिसकी वैल्यू 30 है, दूसरी चाल y है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 20 है। फार्मूले में मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर आपका कितना है, 20 है। x + y यानी 30 और 20 को जोड़ेंगे, तो 30 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। 0 से 0 कैंसिल, और 5 चौके हो जाएगा भैया 20। तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 6 और 4 गुणा करेंगे, कितना आएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर है भैया, विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। ये आपको अच्छा प्रश्न मिल गया है। एक व्यक्ति किसी दूरी को 42 मिनट में तय करता है। इस दूरी का 2/3 वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक, चलो अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ समझ लीजिए। मान लेते हैं जो दूरी है, दूरी को आप x मान लीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, सिंपल तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दूरी को हमने x मान लिया। पहली कंडीशन में कितना जा रहा है, 2/3। तो 2/3 का मतलब होता है 2x/3। कुल दूरी का 2/3 यानी 2x/3। तो 2/3 जाएगा तो बचेगा कितना, 1/3। 1/3 का मतलब x/3। बात समझ में रहना। पहली कंडीशन में अगर 2/3 जा रहा है तो बचा कितना, 1/3। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुल दूरी हमारी कितनी थी, x थी। जब वो 2x/3 तय कर दिया तो बचा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x/3 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शेष दूरी कितने बचेगी, x/3। और पहली कंडीशन में 2/3 दूरी कितनी है, 2x/3। ये हमारी दूरी निकल के आ गई है। ठीक है,
और हमें क्या मानना है, समय का फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए। समय का फार्मूला कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। समय बराबर होता है दूरी ऊपर होती है और नीचे क्या होती है आपकी चाल होती है। यही आप पहली, दूसरी, तीसरी सारी कंडीशन में लिख दीजिए। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो फिर से समझ लीजिए, दूरी आपने x मानी, पहली कंडीशन में 2/3 दूरी यानी 2x/3 दूरी तय करेगा। फिर शेष दूरी, शेष का मतलब होता है x/3 जो हमारी बची हुई दूरी है। फार्मूला क्या लगाना है इसमें, समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला लगाना है। पहली कंडीशन में जो ये जो पहली कंडीशन का हमें समय लिखना है, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन का समय लिखना है। पहली कंडीशन का दूसरी कंडीशन का जो समय होगा वो हमारा कुल समय के बराबर होगा, और कुल समय आपका प्रश्न में दिया गया है कितना, ये 42 मिनट आपका दिया गया है। तो पहली कंडीशन में समय का फार्मूला लगाइए, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, अभी हमने निकाला 2x/3। चाल कितनी है प्रश्न में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। प्लस दूसरी कंडीशन में दूरी कितनी है, शेष दूरी का मतलब x/3। चाल कितना भैया, ये लिखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली कंडीशन में समय, दूसरी कंडीशन में समय, ये कुल समय के बराबर होगा। कुल समय कितना है, 42 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर मात्रक आप बराबर कर लीजिएगा कि दूरी हमने किस में माना है, किलोमीटर में माना है, और यहाँ पर आपका चाल जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है। तो ये वाला जो समय है, ये भी आपका जो कुल समय है, ये भी आपका घंटे में रहेगा। तो 42 में हम 60 का भाग कर देंगे तो हमारा घंटा बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ऊपर हमारा 2x है, नीचे 3 और 4 गुणा होगा तो 4 3 हो जाएगा अपना 12, प्लस के यहाँ पर x ऊपर है, 4 और 3 का गुणा होगा तो 4 3 कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। सही है, नहीं कुछ गलत है, यहाँ पर भैया 5 है, गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना आएगा भैया, 15 आएगा, जल्दबाजी में गलती हो गया। यहाँ 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन में जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये वाली स्पीड, ये देखिए यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 42 है, 42 में मिनट है, अगर इसमें 60 का भाग कर देंगे तो हमारा घंटा बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका 60 एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो 12 पंचे 60 और 5 दूनी हो जाएगा 10x, प्लस 15 चौके 60, 4x बराबर कितना हो गया, 42 बटे अपना यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया। नीचे 60 से 60 हमारा कैंसिल हो गया, 10 4 हो गया 14, 14x बराबर हो गया 42, और इसमें 14 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 किलोमीटर कहाँ पर है, विकल्प सी में है। विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत रहिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी थी, वो कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, भैया आप क्या ही बताएं कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो शेयर नहीं करते हैं। तो भैया ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो जब तक आप इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर नहीं करेंगे तब तक कैसे मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। एक इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। एक यहाँ पर पहली कंडीशन में एक ही बात हो रही है, तो 2/5 जो है ये जो वर्क करता है, 2/5 वर्क कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। लेकिन जब भी आपने इस प्रकार का प्रश्न पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है एक कार्य कितने दिन में कर रहा है। तो अगर हम लोग एक वर्क निकालें, एक वर्क की बात करें, एक काम कितने दिन में कर रहा है, तो 5 का त्रियक गुणा 10 में हो जाएगा, और 2 का त्रियक गुणा नीचे हो जाएगा 10 में, तो इतना दिन लगाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पंचे 10 तो बराबर कितना आएगा, 25 दिन। 25 दिन। तो ए के बारे में अगर बात करें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं ए किसी कार्य को 25 दिन में खत्म करता है, हम सीधा सीधा कह सकते हैं। अब बी की बात करते हैं। बी का कह रहा है कि 1/3 भाग, यानी कि 1/3 वर्क जो है बी कितने दिन में करता है भैया, 5 दिन में, ठीक है। अगर हम लोग एक वर्क की बात करें तो एक वर्क की बात करें, 3 का त्रियक गुणा करेंगे तो कितना दिन में होगा, 15 दिन में खत्म होगा।
तो सीधा सीधा अब हमारा प्रश्न बन गया कि ए किसी कार्य को 25 दिन में खत्म करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है, और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपका बटे में दिया गया था, भिन्न में दिया गया था, उसको हमने सिंपल तरीके से प्रश्न बना लिया है। सिंपल तरीके से प्रश्न बनाने का मतलब ए किसी कार्य को 25 दिन में खत्म करता है, यहाँ पर हमने निकाला है, बी किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सिंपल तरीके से भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं, और अगर सिंपल तरीके से लगा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर एक फार्मूला भी होता है इस प्रकार के प्रश्नों का, वो फार्मूला आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है, ए गुणे बी बटे ए प्लस बी। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी दोनों को जोड़ना है, जोड़ कितना आएगा, 40 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ऊपर बचा 75, नीचे बचा 8। चलिए 8 का भाग कर देंगे तो 8 9 होगा 72, तो 75 में से 72 घटाएंगे 3 बचेगा, ऊपर 3 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 8। तो 9 सही 3/8 दिन कहाँ पर है, किस विकल्प में है, 9 सही 3/8 आपका विकल्प बी मिल रहा है। विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज के हम लोगों ने इस प्रकार से 10 प्रश्नों को यहाँ पर समाप्त किया है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो आपका सुपर टेट का पेपर होता है, सुपर टेट के टोटल 150 प्रश्न आते हैं, तो उन 150 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। मार्केट से अब कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ये सारे प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो मैसेज दिखाया गया है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 250 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है, अगर इतना पढ़ लेंगे तो भैया कम से कम 120 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में, जो भी आपका यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर करते रहिएगा, और इसकी तैयारी आप भी करते रहिए। सरकारी नौकरी तो लेना ही है, सरकारी नौकरी को हमें जाने नहीं देना है। सहायक अध्यापक की जो नौकरी होती है प्राइमरी विद्यालय में, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है, सुकून भरी नौकरी होती है। अब आप अन्य किसी विभाग में नौकरी करेंगे तो ऊपरी इनकम होती है, लेकिन ऊपरी इनकम से भैया टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप जीवन को बिल्कुल सुकून से गुजारना चाहते हैं, रिलैक्स होकर अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो अध्यापक बनिए। अध्यापक बनना एक महान कार्य होता है। बहुत लोगों की किस्मत में नहीं लिखा है अध्यापक बनना। वो चाहते हैं कि हम टीचर बने और टीचर बन के सुकून की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ऐसा उनकी किस्मत में नहीं लिखा है। आप अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अध्यापक एक पुण्य का काम होता है, रिलैक्स सुकून का काम होता है। अगर ज़िंदगी को आपको सुकून से गुजारना है तो इस पेपर को आपको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है ना भैया, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।